let's take an example that we have two different liquids, ठीक है ना? प्रेशर एंड लिक्विड। अब दो डिफरेंट लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ वाटर है और यहाँ पर आपके पास हनी है, ठीक है? अब वाटर का अच्छा डिफरेंट लिक्विड का मतलब रॉ कुछ और होगा, रॉ W इसका हो गया, रॉ मतलब डेंसिटी, डेंसिटी जो है ना वो डिटरमाइन करती है कि चीज अलग है, ठीक है ना? मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है ना ये। रॉ W इज वाटर्स डेंसिटी, वो तो आपको याद ही होगा 1000 kg/m³, याद होना चाहिए, बार बार आता रहता सवाल में। अच्छा हनी का जो है रॉ एच है वो मुझे भी याद नहीं है, मैंने भी कोई मेजर नहीं, ऐसे थोड़ी ज्यादा है, 6 टाइम्स होता है। अच्छा तो ये दो लिक्विड्स हैं। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं यहाँ पर इस पॉइंट पे हम प्रेशर लेते हैं, ये एच हो गई आपकी, एच सरफेस ऑफ लिक्विड से मेजर होगी, ठीक है ना? एच कभी भी यहाँ से मेजर नहीं होगी, नीचे से नहीं होगी, सरफेस ऑफ लिक्विड से कितना नीचे जा रहा है वो एच है, ठीक है? अब इसी पॉइंट पे आपका यहाँ पे भी प्रेशर में ले रहा हूँ, एच सेम है, ठीक है ना? लेकिन लिक्विड डिफरेंट है, तो प्रेशर 1 जो है इसका प्रेशर मैं जो लूंगा रॉ जी एच, जी और एच तो कांस्टेंट है दोनों में, P2 और P1 में, क्योंकि जी इसका 10 है इसका भी 10 है, एच जो है दोनों का सेम है, लेकिन फर्क क्या है इसमें? इसका मतलब जो हनी होगा ना, हनी का जो प्रेशर होगा P2 वो ज्यादा होगा P1 से, जो कि वाटर का होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इसी तरह अगर दूसरी एग्जांपल एक मैं लूं जहां पर सेम लिक्विड हो, यानी कि दोनों वाटर हो अलग अलग पॉट्स में, लेकिन हो क्या कि दोनों के डेप्थ में फर्क हो, इसकी डेप्थ समझो यहाँ तक हो गई, इसकी डेप्थ यहाँ तक होगी, तो अब भी P2 बड़ा। अब क्या, अब आपका रॉ सेम है दोनों के, जी सेम है, लेकिन H1 और H2 एच चेंज है, तो जिसका H2 ज्यादा है मतलब सेकंड वाले का एच ज्यादा है तो इसका प्रेशर ज्यादा है। फिर तीसरी कंपैरिजन में देखते, अच्छा कंपैरिजन हमेशा हम देखते हैं किसी बाकी चीजों को कांस्टेंट रख के एक चीज को वेरी कराते हैं, वरना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे ना, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे, ठीक है? अच्छा और थर्ड एग्जांपल क्या है जो कि बहुत रेयर होती है लेकिन हो सकती है, एक पानी का गिलास आपने यहाँ वर्ज में लिया हुआ अपने हाथ में, और आपका दोस्त जो है वो बाबू सर टॉप पे गया हुआ, ठीक है? तो वहां पर जी जो है वो कम हो जाएगा, तो वो अपने साथ दोनों, आप दोनों ने बैरोमीटर रखा हुआ है जो कि प्रेशर मेजर करता है, तो आपने बैरोमीटर लगाया, आपने कहा भाई मेरे पास जो है ना आ रहा है 100 पास्कल, और वो जाएगा वो कहेगा नहीं मेरे पास 86 आ रहा है, इसका मतलब वहाँ जी रिड्यूस हो गया है। हाँ वो एक डिफरेंट केस है, वो मैं गैसेस के प्रेशर में बताऊंगा, ठीक है? तो क्या हुआ, आपने कहा ये तुम्हारे पास भी वाटर है मेरे पास भी वाटर है, रो तो सेम है, कह रहे तुमने वाटर को उतनी ही डेप्थ में रखा हुआ है गिलास में, तो मैंने कहा हुआ ठीक है, फिर वो तुम्हें कहेगा कि देखो तुम हो जमीन पे कराची में, मैं हूँ इतना ऊपर 12,500 फीट की बुलंदी पे, तो वहां पर स्मॉल जी चेंज हो जाता है पोल से इक्वेटर जाने में, मेरा जी कम हो गया तो मेरा प्रेशर भी कम हो गया, तो बात समझ में आती है बच्चों? हाँ जी सर। यस सर। इसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। सकते हैं वापसी घर पे, यहाँ से हमने शुरू किया था। अब जो जो मैंने बताया वो सब यहाँ लिखा हुआ अंग्रेजी में, एक एक करके पढ़ लेते हैं। The greater the depth h, the greater is the liquid's pressure. That is, P is directly proportional to h. The pressure increases with the density of liquid at given depth. That is given depth. पहला भी depth तो दूसरा भी depth, ये गलत है भाई, इसको मिटाओ, ये रॉन्ग नंबर है, काटो उसको, ये depth की जगह लिखो given density, यहाँ काटो उसको, सेकंड वाले को, यहाँ डेंसिटी लिखो। The pressure increases the density of the liquid at given depth. एक मिनट, सॉरी दिस माय मिस्टेक, डेंसिटी लिखा हुआ ऑलरेडी, ठीक है फिर सही है, फिर सही है। डेप्थ कह रहे हैं कि डेप्थ कांस्टेंट रखो और डेंसिटी के हिसाब से वेरी करो, फिर ठीक है, मुझे लगा डेंसिटी को कांस्टेंट करना है। द प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, the pressure of liquid increases with the increase of gravitational field strength, that is small g, ठीक है? इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इन तीनों को हमने अभी एक डिस्कशन देखी थी है वन नोट में, उससे हमने देख लिया था कि इन तीनों को कैसे चेक किया जाए, दूसरों को सेम रख के इनको वेरी कराएंगे। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ प्रेशर, राइट? इज इट सो?
बच्चों समझ में आ रहा है? कोई सवाल? जी सर। नो सर। क्या हो गया? जी सर में सवाल है या नहीं है? नहीं सर, कोई सवाल नहीं। समझ आ रही सर। बहनों के साथ पढ़ रही हो तुम बैठ के? हाँ, ओके मोहिब, गुड। अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में किसी ने कभी सुना है? मेरे ख्याल से सुना तो नहीं हो तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी बता दो थोड़ा सा मेरा दिल खुश करने के लिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सहार बताइए क्या होता है? एयर प्रेशर, मोहिब, बिल्कुल बिल्कुल सही बात की है तुमने। वाटर प्रेशर नहीं बेटा, एयर प्रेशर सिर्फ। एयर रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस होंगी। एयर रेजिस्टेंस पूरा नहीं कह सकती, एयर रेजिस्टेंस तो मोशन के अगेंस्ट आती है ना। मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं, चलो छोड़ो, एक सेकंड यार, ये सर उजैर की कॉल क्यों आ रही है? होल्ड करो यार, सॉरी यार, मैं रिपीट, रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दी थी। तो एग्जाम्पल ये है कि भाई चाय की प्याली है हमारे पास, इसके अंदर चाय है गरम, ये धुआं दिख रहा है आप लोग उड़ता हुआ, जाहिर है स्टीम बन रही है। इसके ऊपर जो है एटमॉस्फेयर में हवा है। ये सारी जो लाइंस देख रहा हूँ मैं, थोड़ा सा इसको और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में अगर बनाऊं तो इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये एयर है, ठीक है ना, एयर अबव द कप, सराउंडिंग एयर। अब नॉर्मली लोग क्या कहते हैं कि ये हवा है, साइंस के लोग क्या कहते हैं? दीज आर द एयर मॉलिक्यूल सस्पेंडेड फ्री इन द सराउंडिंग, ठीक है ना। These are the air molecules suspended freely in the surrounding, in the atmosphere, ठीक है। अब हर मॉलिक्यूल, हर एयर मॉलिक्यूल की अपनी कोई एनर्जी होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एंटी मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, एग्जैक्टली। तो हर मॉलिक्यूल अपनी फोर्स रखता है, अपनी एक एनर्जी रखता है, लेकिन ये होते हैं मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, काउंटेलियंस में होते हैं। तो अब ये क्या करेंगे, ये आपने थर्मल फिजिक्स नहीं पढ़ी तो मैं बहुत ज्यादा आपको इस पे कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा, लेकिन ये क्या करेंगे, ये प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब इतने सारे हो गए, इन सबके अपने अपने मासेस हैं, समान मासेस ऐड हो जाएंगे तो वेट बन जाएगा, जी से मल्टीप्लाई होगी, तो इन सबकी फोर्स हो गई। ये फोर्स है और ये एरिया है। अब आपका चाय का कप, हाँ, अब ये देखो ना, ये नीचे की तरफ प्रेशर मार रहे होंगे, क्योंकि ये तो मैंने बहुत ऊपर दिखा दी है, हाँ, गर्म नहीं होती। अब देखो क्या है, देखो मैं तो बहुत ऊपर दिखा रहा हूँ, हवा तो बिल्कुल मुंह पे आ रही होगी ना आपके चाय के, दायरे ऑक्सीजन तो हर जगह मौजूद है, यहाँ होगी बेसिकली ये। तो ये तमाम मॉलिक्यूल्स जितने भी कांटेक्ट में आ रहे होंगे आपके कप के, ठीक है, वो सब क्या करोगे, फोर्स लगा रहे होंगे। फोर्स लगा रहे होंगे तो प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा आपके एयर मॉलिक्यूल्स। हाँ, प्रेशर अप्लाई होने से क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने से आपके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करेंगे और गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब गैस में कन्वर्ट होंगे तो आपके चाय की प्याली से धुएं निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमें एक बात पता है कि जो लेस एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं सॉलिड के, क्योंकि करीब खड़े होते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं वो फ्री हो जाते हैं, वो लिक्विड बन जाते हैं, स्लाइड करना शुरू कर देते हैं। फिर उनको फिर आप बिल्कुल आजाद कर दो ना, 18 साल के हो जाते हैं, वो एनर्जी लेते हैं, फिर हवा में भाग जाते हैं, गैस बन जाते हैं। तो ये काम कर रहे हैं यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स आपकी, ये एयर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। प्रेशर की डेफिनेशन वही है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर में जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो कंबाइन इफेक्ट डालते हैं, एक फोर्स बनाते हैं, और वो इतनी मेगा फोर्स होती है कि वो किसी चीज पे भी अपना इम्पैक्ट डाल देते हैं, ठीक है। अब आपको इसको आप कहोगे हम दिखता क्यों नहीं है, तो सब हो रहा है। अब दिखाते हैं आपको, जब तेज आंधी चलती है तो एयर प्रेशर बढ़ जाता है। जब वो बढ़ जाता है ना, तो लाइटर ऑब्जेक्ट्स को उड़ाता है। फिर वो पहले भी उन पे फोर्स लगा रहा था, लेकिन वो इतनी कम थी कि आपको दिख नहीं रही थी। अब जब वो बढ़ गई फोर्स तो आपको उसका इफेक्ट नजर आना शुरू हो गया, ठीक है ना। पत्थर उड़ रहे हैं, किसी की बाइक स्टैंड पे खड़ी है वो गिर जाती है, थैलियां कैसी उड़ती हैं, दरख्त गिर जाते हैं। तो भाई ये होती है एग्जांपल, एयर एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत बड़ी चीज है, लोग इसको हल्का लेते हैं। अब देखो, इसने आपकी चाय ठंडी कर दी ना, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉसर में निकालो तो और तेज ठंडी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? एरिया बढ़ गया, यस, एरिया बढ़ गया, फोर्स कम हो गई आपके मॉलिक्यूल्स की, एयर मॉलिक्यूल्स की बढ़ गई, कांटेक्ट में ज्यादा आ गए एयर मॉलिक्यूल्स। कब पे टकराएगा? कब के ऊपर तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, वो ट्रैप हो चुके होंगे,
सराउंडिंग नहीं आ रही होगी, सिर्फ चाय के होंगे, सिंपल। वहां स्टीम प्रोड्यूस करेंगे, वही अंदर गिर जाएगी वापस स्टीम, मॉलिक्यूल, वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। आप एक चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, जिससे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, ये रेट ऑफ रिएक्शन का चैप्टर है, चैप्टर का नंबर तो याद ही मुझे, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है वो चैप्टर, केमिस्ट्री में। उसके अंदर आप देखोगे, उसके अंदर यही होता है कि जब सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट का, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन हाई हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा क्वांटिटी में कांटेक्ट में आ जाते हैं। जब एरिया बढ़ेगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे, ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स होंगे। इसको एग्जांपल है, अब इस चाय को जो है ना मैं डाल रहा हूँ भाई एक सॉसर के अंदर, हाँ हाँ, अब क्या हो रहा है, ये एरिया कंपेयर विद ये एरिया बड़ा है, तो इसके एयर मॉलिक्यूल समझो 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 आ रहे हैं। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सिर्फ ये इतने नहीं आते, करोड़ों में आते हैं। तो बात ये कि जिसका एरिया बड़ा, उसके एयर मॉलिक्यूल से कांटेक्ट बढ़ गया, ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, वो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उसके ऊपर, तो ज्यादा इसके लिक्विड के मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब गैस में कन्वर्ट होंगे तो हीट ट्रांसफर हो जाएगी, हीट ट्रांसफर होगी तो ठंडी हो जाएगी चाय। तो लोग कहते हैं ये ठंडी हो रही है, हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो गया। ठीक है भाई, अब से क्या कहेंगे घर में, रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर। ठीक है, समझ में आती है बात? देखो ढका हुआ है तो उसका रीजन ये है कि एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में नहीं आ रहा ना वो, आपने ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता ना, लॉसेस भी तो है। आइडियल सिचुएशन थोड़ी है, आपकी साइड से भी तो एयर लॉस हो रहा है, साइड से हो रहा है। फिर कप का जो मटेरियल है वो है तो इंसुलेटर, लेकिन इंसुलेटर परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, वो एक वक्त के बाद कंडक्शन शुरू कर देगा। तो भाई ये सब खाम ख्याली है, परफेक्ट अल्लाह की जात है। बाकी हाँ ये है कि गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर होते हैं। सुपर कंडक्टर इज नथिंग, गोल्ड को कहा जाता है सुपर कंडक्टर, लेकिन वो भी आइडियल सुपर कंडक्टर नहीं है, वो भी लॉसेस करता है, 1% करता है वो भी। ठीक है, तो इससे ज्यादा बात जानना तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है। यहाँ तक कोई सवाल है? क्वेश्चन तो पूछ ले बच्चों, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। The pressure exerted due to the collision or bombardment of air molecule present in the atmosphere is called the atmospheric pressure. ठीक है, the atmospheric pressure decreases with the height. As height increases, the concentration of air molecules decreases. भाई देखो ना, ऊपर जाते जाओगे एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे ना, हवा नीचे आती है। दूसरी बात ये कि भाई डेंसिटी जब आपकी, जब हाइट बढ़ती है ना, तो एयर मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं आपके। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। कंटेंट ऑफ मैटर की बात करते हैं। क्लाउड्स हैं, एक हाइट पे आते हैं, उसके बाद क्लाउड्स खत्म हो जाते हैं, ब्रीदिंग इशू होता है ना। सरफेस पे आओगे, सरफेस पे क्या होता है, सरफेस ऑफ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब जब हाइट बढ़ती जाएगी और एयर मॉलिक्यूल, जो चीज डेंसिटी बढ़ जाएगी, जैसे गैस है ना, गैस मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। हाई होती है, लो होती है, लो होती है, सॉरी। उनका एरिया जो है ना बड़ा होता है, दूर दूर होते हैं वो, उनकी डेंसिटी कम होती है, लेस डेंस चीज ऊपर जाती है। ठीक है, लेकिन जितना ऊपर जाओगे ना, उतना ग्रेविटी का इम्पैक्ट फिर कम होता जाएगा। जब ग्रेविटी का इम्पैक्ट कम होगा तो बहुत कम मॉलिक्यूल्स होंगे जो ऊपर पहुंचेंगे। जब ग्रेविटी स्लो, तो इम्पैक्ट कम हो रहा है ना, वो तो नीचे जाते जाएंगे, जो पे ज्यादा आ रहा होगा वो तो नीचे जमा जमा होते जाएंगे ना, ऊपर जाने थोड़ी देगी ग्रेविटी। कुछ ही होंगे जो स्केप होके चले जाएंगे ऊपर। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एयर मॉलिक्यूल्स वहां पे एक्यूमुलेशन कम हो जाएगी। जितना हाइट ज्यादा होगी ना, उतने कम एयर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे। आप देखो, जब आप कभी भी ऐसे एरिया में जाते हो जहां पर हाइट ज्यादा हो, वहां पर ब्रीदिंग इश्यू शुरू है, एक तो प्रेशर की वजह से और एक तो एयर मॉलिक्यूल्स कम होने की वजह से। सही है, और नीचे जाते हैं और ड्राई भी होते हैं वो, डेंसिटी वहां पर वो होती है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है। ठीक है, अच्छा भाई, द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस विद द हाइट। एज हाइट इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन मतलब क्वांटिटी, सो लेस कोलिजन अकर्स एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस। इस वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम हो जाता है वहां पर। जब एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल ही नहीं है तो प्रेशर कहां से बनेगा, है ना। द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अप्रोक्सीमेटली 100,000 पास्कल, यानी कि 1,00,000 पास्कल। ठीक है, मतलब एक जनरल वैल्यू लेते हैं हम, जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर, जैसे सरफेस है,
सरफेस ऑफ अर्थ पे जो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं वो लेते हैं 1 लाख पास्कल। इसको अगर 1 लाख नहीं लिखना आपको तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल लिख दो। मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। 1 ATM बताता हूँ, ATM ऑल टाइम मनी। ATM का होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये 2 यूनिट्स है प्रेशर के, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना बड़ा यूनिट है कि अगर हम पास्कल में लिखने जाएं तो 1 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 870 ये लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है ATM में कि अगर हम नॉर्मल प्रेशर किसी गिलास का ले रहे होंगे तो हम पास्कल में लेंगे, और अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लेंगे जैसे वेदर फोरकास्ट में सुनते हैं तो वहां हम ATM में लेंगे। वो AMU होता है, वो अलग है। हाँ, वो भी AMU में करते हैं वो। अब यहाँ पे क्या, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेदर फोरकास्ट में किसी ने कह दिया कि भाई 10,000 ATM का प्रेशर है, तो 10,000 ATM का मतलब समझ रहे हो आप? हाँ जी, 10,000 ATM का मतलब हो गया मेरे भाई, अगर आप इसको लगाते हो लाख से, 1 लाख एक ATM है, तो 10, 100, 1000, 10, 1 अरब पास्कल हो गया। कोई आपको कह रहा है ना 1 अरब पास्कल लिखने में कितने जीरो आ जाते हैं, तो कम से कम 10,000 ATM लिखने में इतना तो सेंसिबल वैल्यू आएगी ना। 10,000 पास्कल बहुत बड़ा मैं बता रहा हूँ प्रेशर आपको। फॉर एग्जाम्पल कभी न्यूज में कह दिया कि भाई आपका जो है वो 250 ATM का प्रेशर चल रहा है, तो 250 का मतलब है 2.5 करोड़ पास्कल। 2.5 करोड़ पास्कल, पास्कल में फिर लिखना मुनासिब नहीं होता, तो इसलिए हमने कन्वर्जन कर दिए। तो ये कन्वर्जन है कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि 1 लाख पास्कल 1 ATM के बराबर है। ये याद रहेगा सबको। कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए ना कि यूज द स्टैंडर्ड ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो आपने ये वैल्यू लेनी है स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। अगर अच्छा वो सवाल में हो सकता है कि बाकी तमाम चीजें ऐसा ही यूनिट में, तो फिर आपने प्रेशर 1 ATM ले लेना, आपको फिर 1 लाख पास्कल लेना होगा, क्योंकि बाकी सब अगर कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ ही नहीं है ना प्रेशर, आपको कहा जस्ट टेक द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM होता है, ठीक है, लेकिन सवाल में एरिया दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, तो आप 1 ATM को मीटर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो प्रेशर गलत आएगा। फोर्स निकालने, फॉर एग्जांपल प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर आपको गिवन है 1 ATM, एरिया आपको गिवन है 10 मीटर स्क्वायर, आपको क्या फोर्स निकालो, तो आप जब मल्टीप्लाई कर लो आप क्या करोगे, वो ठीक है एरिया जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रेशर से। ऐसा नहीं है, आपको 1 ATM को कन्वर्ट करना पड़ेगा पास्कल में, ताकि आप रियल आंसर निकालो फोर्स का, क्योंकि वो दोनों तो ऐसा ही यूनिट में है ना, ये ऐसा ही में है नहीं, ATM तो ऐसा यूनिट नहीं है। तो ये ध्यान रखना, यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या बोलते हैं ये वो है कन्वर्टेड यूनिट्स है, डिराइव यूनिट है नहीं, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हम एक एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं फिर छुट्टी करते हैं, ठीक है। बैरोमीटर्स की बात पढ़ेंगे, सिर्फ छोटा सा एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं फिर चलते हैं। सर एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में करा दीजिएगा ना। बहुत छोटा सा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बैरोमीटर नहीं पढ़ाऊंगा आगे, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है और पेपर पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। जस्ट 2 मिनट देखो। सही है। फिगर शोज अ थिन वॉल्ड मेटल कैन, ठीक है, थिन वॉल्ड मेटल, थिन वॉल क्यों कहा, ताकि इजीली कंप्रेस हो जाए ना। जैसे कैन, पेप्सी का कैन का डब्बा होता है ना, वो आपने देखा है वो क्या होता है, एकदम सिंपल होता है। एक जमाने में जब हम बचपन में पीते थे ना, वो लोहा होता था, पता है, उसको आप जो है ना मतलब गाड़ी के नीचे भी नहीं दबा सकते थे। अब तो ये पतली शीट्स आती है ना सिर्फ। तो वो क्या हुआ, फिगर शोज अ थिन वॉल्ड मेटल कैन अटैच्ड टू अ वैक्यूम पंप, ठीक है। वैक्यूम पंप क्या यहाँ लगा दिया है, वैक्यूम पंप क्या करता है, यहाँ से एयर को सक करेगा, सक करेगा तो अंदर वैक्यूम रह जाएगा। वैक्यूम इज व्हाट, एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। बिफोर द एयर वाज पम्प्ड आउट द प्रेशर इनसाइड द कैन इज इक्वल टू दैट ऑफ आउटसाइड। पहले क्या था, जब आपने पंप कुछ नहीं किया हुआ था, नॉर्मल छोड़ा हुआ था, ये पंप आपने यहाँ लगा दिया, जितने अंदर मॉलिक्यूल से उतने बाहर मॉलिक्यूल्स का प्रेशर था, क्योंकि यहाँ से प्रेशर लग रहा था, इसके अंदर ट्रांसफर हुआ था, यहाँ और यहाँ का प्रेशर सेम था, इसलिए नॉर्मल स्टेबल चीज थी। जैसे ही आपने यहाँ से सक किया इसको, ठीक है, यानी कि अंदर एयर मॉलिक्यूल कम हो गए और बाहर बढ़ गए, तो यहाँ का प्रेशर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, रिड्यूस हो गया। अब देखते हैं क्या होता है। As the air is pumped out, a partial vacuum of very low pressure forms inside the can, and immediately the great external atmospheric pressure crushes the can.
अब क्या हुआ, जब आप जूस के डब्बे को आप आखिर में पीने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसमें कुछ नहीं निकल रहा होता तो आवाज आती है, और कुछ लोग इतना जोर से उसको सक कर रहे होते हैं कि वो बेचारा पूरा सुकड़ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, उसमें फिर लंग्स वाला इश्यू आता है, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अभी हम बात करते हैं वैक्यूम पंप की। आपने जब इसको यहाँ से पंप आउट की एयर, तो क्या हुआ, इंटरनल प्रेशर रिड्यूस हुआ, एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज हुआ। जिसका प्रेशर कम होगा उसकी फोर्स कम होगी, ठीक है। जिसका प्रेशर ज्यादा है, जिसका प्रेशर कम हुआ, यहाँ प्रेशर रिड्यूस हो गया ना, एयर मॉलिक्यूल कम हो गए तो कम फोर्स हो गई। यहाँ पर प्रेशर हाई हो गया, एयर मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए, हाई फोर्स हो गई। तो हाई फोर्स वाला वेक्टर लो फोर्स वाले वेक्टर को अपनी तरफ ले सकता है, ठीक है। तो इसके तमाम जो वॉल्स सब खिंचाव करके यहाँ जाने की करेंगी, ये वाली वॉल खींच के यहाँ जाने की करेगी, लेकिन ज़ाहिर है इनकी भी डिफॉर्मेशन की लिमिट है, तो ये टूटेंगे फटेंगे नहीं, डिफॉर्म हो जाएंगे, क्योंकि भाई इस एरिया से फोर्स लग रही है ना। आपने यहाँ जब एयर मॉलिक्यूल ज्यादा ट्रांसफर कर दिया तो ये सारे एयर मॉलिक्यूल इस पर प्रेशर अप्लाई करके इसको अपनी तरफ खींचेंगे ना। यहाँ फोर्स कम होगी, जिसकी फोर्स कम होगी वो उस तरफ जाएगा ना जिसकी फोर्स ज्यादा होगी, जिधर फोर्स ज्यादा होगी उस तरफ ट्रेवल करेगा, डिफ्यूजन। सही है, ये बात समझ में आती है बच्चों। ये देखो पूरा सुकड़ गया, यहाँ से पूरा क्रश हो गया, क्यों, क्योंकि लेस अमाउंट ऑफ प्रेशर, ड्रॉप ऑफ प्रेशर। अब इसको मैं एग्जांपल जो बता रहा था ना लंग्स वाली, वो ये बता रहा था कि जब आप कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, आपने पहला सिप लिया, कैसे लिया, जब आप पहला सिप लेते हो आप एयर को सक करते हो, क्या बात कर रहे हो भाई, स्ट्रॉ यूज करने का तरीका क्या होता है, स्ट्रॉ में आप एयर को सक कर दो, एयर को, स्ट्रॉ जब आप मुंह में रखते हो आप क्या करते हो, एयर सक करते हो, एयर सक करते हो तो क्या होता है, जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, पार्शियल वैक्यूम होता है। कोल्ड ड्रिंक के अंदर का एरिया जो भी लिक्विड होगा उसके अंदर प्रेशर रिड्यूस होता है, आपके लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होता है, लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होता है तो सारी कोल्ड ड्रिंक लंग्स की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो जो जितने लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या करते हैं, स्ट्रॉ में जाते हैं, क्यों, क्योंकि स्ट्रॉ के ऊपर की तरफ जो है हाई प्रेशर है, और हाई प्रेशर वाली जगह पे मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो जाते हैं। हाँ, एंड में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है क्योंकि मॉलिक्यूल कम रह जाते हैं, कांटेक्ट में नहीं आ रहे होते हैं। तो अब आप जब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे तो आप सोचेंगे अच्छा मैंने लंग्स से प्रेशर बढ़ाया है और वाटर का प्रेशर कम किया है, तो हाई प्रेशर लंग्स का हुआ, इस वजह से लिक्विड स्ट्रॉ में आया, फिर लिक्विड मेरे मुंह में आ गया। अच्छा आप देखो, जब लिक्विड मुंह में आ गया, जब आप क्या करते हो, सांस छोड़ देते हो, अब आप उसको पीने की कोशिश करते हो, क्यों, अगर ऐसा ना करो तो क्या होगा, विंड पाइप में लिक्विड जाके फंस जाएगा। थोड़ी थोड़ी बायोलॉजी भी आती है मुझे। तो आपका हलक के अंदर जो है ना दो पाइप्स होते हैं ना, विंड पाइप होता है, फूड पाइप होता है, शायद मैं सही बोल रहा हूँ ना, बायोलॉजी के स्टूडेंट भी है ना, सलमान कंफर्म करो भाई, थोड़ी गलती हो तो बता देना, ये बायोलॉजी में एक विंड पाइप होती है, एक फूड पाइप होता है, एक बीच में एपिग्लोटिस होता है, ठीक है। जब हम कोई चीज खा रहे होते हैं तो एपिग्लोटिस क्या करते हैं, विंड पाइप को बंद कर देते हैं, फूड पाइप को खोल देता है, ठीक है। ये कौन बताता है उसको, ब्रेन बताता है। फिर हम कोई चीज अगर सांस ले रहे हैं तो क्या होता है, फूड पाइप बंद हो जाता है, विंड पाइप खुल जाती है, सही है बच्चों। बता दूं, जी सर। चलो यार थोड़ा थोड़ा बायो मुझे आती है यार, चलो ग्रेट। मैंने बायो पढ़ी नहीं है, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, लेकिन रिसर्च की है बहुत चीजों पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक के लिए बहुत है, आज आप हजम करें इसको, और अगर ज्यादा मुश्किल हो तो मेडिसिन ले लीजिएगा, लेकिन इसको समझ के पढ़ के रिवाइज करके इसके फॉर्मूला शीट में फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि आप अपने आप को भी नहीं पहचान पाएंगे अगर ये करने बैठेंगे तो। लेकिन एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर, इसके फॉर्मूलाज याद है, सोचने का विजन सही है, तो इसके सवाल आपसे बहुत आराम से हो जाएंगे। लेकिन इसके होते हैं ट्रिकी, इतने सिंपल नहीं है जैसे मोल्स में और वर्क ऑफ एनर्जी में फॉर्मूला लगा, इसमें आपको एनालाइज करना पड़ेगा सिचुएशन। इसके तमाम क्वेश्चन जो है सिनेरियो बेस्ड होते हैं, उसके अंदर पूरा पूरा सिनेरियो दिए हुए होते हैं, वहाँ पे आपको देखना होगा स्विमर डाइव कर रहा है, उसके एयर प्रेशर कितना है, लंग्स प्रेशर कितना है, एंड ऑल दैट, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह दो इसके इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे, बैरोमीटर और मैनोमीटर पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम पास्कल लॉ पढ़ेंगे, फिर हम प्रेशर एंड गैस पढ़ेंगे, ये अबाउट 3 क्लासेस में जाके खत्म होगा। फिर मैं केमिस्ट्री का थोड़ा सा आपको पढ़ाऊंगा, काइनेटिक मॉडल और मैट्रिक, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल तो बताइए। नो सर। ठीक है।